नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आपको दोस्तों पता होगा कि दोस्तों बिहार पुलिस का 19,838 पदों पर दोस्तों वैकेंसी निकल चुका है और बहुत जल्द बिहार दरोगा का दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है आपके सामने, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। याद रखिए दोस्तों कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है ये ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ब्राजील की राजधानी दोस्तों क्या होता है, तो ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया ये ब्राजील की राजधानी है और ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे समझिएगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों पूछेगा सवाल कि पुर्तगाली जो भाषा है ये आधिकारिक भाषा है ब्राजील का, और दोस्तों पुर्तगाल एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है, लिस्बन। ये भी ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाल दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है, लिस्बन होता है। ठीक है, क्या होता है, लिस्बन जो होता है ये पुर्तगाल की राजधानी है। अगर पूछेगा यहाँ पे कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत कौन आया था, तो सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत आया था 20 मई 1498 को आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा जो भारत आया था, ठीक है, यानी भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा ने। कब किया था, तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि भारत का खोज किया था दोस्तों, तो भारत खो तोड़ू गया था, यानी भारत भुला थोड़ू गया था जो भारत का खोज किया गया था, यानी भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया था। तो समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किए थे, तो याद रखिएगा 20 मई। ठीक है, 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 को भारत के समुद्री मार्ग का खोज किए थे वास्को डी गामा ने। ठीक है, और वास्को डी गामा दोस्तों भारत के सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। केरल के कालीकट बंदरगाह मतलब वहां के एक राजा थे जिसका नाम था जमोरिन, ने इनका स्वागत किया था। किसका, तो वास्को डी गामा का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वहां से पूछेगा दोस्तों आपके सामने कि कोलंबस ने किसका खोज किया था, कोलंबस ने भी ध्यान रखिएगा कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। कब किया था, तो अमेरिका का खोज किया थे 1492 को। ठीक है, 1492 को कोलंबस ने अमेरिका खोज किया था और वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोज किए थे। कब, तो 20 मई 1498 को। ठीक है, और वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है, लिस्बन। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिए। यहां से सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे पहले दोस्तों पुर्तगालियों ने किस पे अधिकार कर लिया था, तो गोवा पे दोस्तों अधिकार कर लिया था। कब अधिकार किया था, 1510 पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने गोवा को आजाद कब किया, तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1947 के बाद, जब भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 के बाद भी दोस्तों गोवा पर अधिकार कर रखा था। तो 1961 में, ठीक है, 1961 में गोवा को छोड़ दिया, यानी पुर्तगालियों ने गोवा को आजाद कर दिया। कब्जा किया था 1510 में, छोड़ा कब था, 1961 में। ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल क्या बन रहा था आपके सामने, सवाल बन रहा था कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, पुर्तगाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपको पता होगा दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर जो था ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, सवाल पूछेगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। इन्होंने दोस्तों 1857 क्रांति से विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे दिल्ली से किए थे। ये भी सवाल पूछता है कि दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो बहादुर शाह जफर ही किए थे। 1857 क्रांति के समय दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां से सवाल पूछेगा आपके सामने कि बाबर ने दोस्तों किसका स्थापना किए थे, तो बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, मुगल वंश का स्थापना किए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। फर्स्ट जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट पानीपत का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। किसके बीच, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इब्राहिम जो लोदी है दोस्तों ये हार गया था और बाबर क्या हुए थे, जीत गए थे। और इसी के हार के बाद बाबर ने
मुगल वंश का स्थापना किए थे 1526 में। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1526 में मुगल वंश का स्थापना किए थे बाबर ने, ठीक है। बाबर का शासनकाल याद रखिए दोस्तों, इन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किए थे। 1530 में दोस्तों इनका निधन हो गया था, यानी बाबर का मृत्यु हो गया था 1530 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल पूछेगा दोस्तों कि इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, याद रखिएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी दोस्तों याद रखिएगा कि लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो लोदी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश के संस्थापक है। लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश का स्थापना किए थे। पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध याद रखिए दोस्तों 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। सेकेंड युद्ध याद रखिएगा किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसमें दोस्तों अकबर मात्र 14 साल का था, ठीक है, बहुत बालक था, नादान था, ठीक है। तो दोस्तों अकबर का संरक्षक पूछेगा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां, वो अकबर का संरक्षक था। और अकबर की तरफ से बैरम खां ने युद्ध लड़ा था हेमू के बीच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और सो हारा कौन था? हेमू हार गया था पानीपत के दूसरा युद्ध में, ठीक है, और 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछेगा दोस्तों, तीसरा युद्ध थर्ड युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अब्दुल शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। हारा कौन था? मराठा हार गया था, अब्दुल शाह अब्दाली जीत गए थे, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। पूछे तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर का शासनकाल याद रखिएगा 1556 से 1605 तक, ठीक है, 1556 से 1605 तक ये अकबर का शासनकाल है। और अकबर के बारे में अगर बात नहीं है कि इन्होंने सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त कर दिए थे। जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर वो समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कब हुआ था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है। अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही की शुरुआत किए थे। दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही की शुरुआत किए थे 1582 में अकबर ने शुरू किया था, ठीक है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अच्छा, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। जहांगीरनामा खुद जहांगीर ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। जहांगीर का शासनकाल आपको ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 1605 से लेकर 1627 तक है। किसका शासनकाल? तो जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर ने किस सिख गुरु का हत्या करवाया था? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिख के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था खासकर किसके बारे में? तो मुगल वंश के बारे में। दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील है, ठीक है। सुपीरियर झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील दोस्तों याद रखिएगा ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल कि अमेरिका राजधानी क्या होता है? वाशिंगटन डीसी। कनाडा राजधानी क्या होता है? ओटावा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बैकाल झील दोस्तों सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये आपका बैकाल झील है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और विक्टोरिया झील से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी जो निकलती है, नील नदी वो विक्टोरिया झील से ही निकलती है, नील नदी, ठीक है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। आपको पता होगा कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? ये आपका ओडिशा में है, ठीक है,
अगर हम पूछेंगे आपके सामने कि ये क्या है, खारे पानी का झील है। चिल्का झील क्या है दोस्तों, ये आपका खारे पानी का झील, खारे पानी का झील है चिल्का झील। और चिल्का झील को लैगून झील भी बोलते हैं, लैगून झील भी बोलते हैं चिल्का झील को, ठीक है। भारत में और कौन सा इंपॉर्टेंट झील है पूछेगा दोस्तों, कि याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट झील हम देख लेते हैं। सांभर झील दोस्तों कहाँ है, सांभर झील याद रखिए दोस्तों, ये राजस्थान में है। ये दोस्तों खारे पानी का झील है, याद रखिएगा। सांभर झील जो है दोस्तों, ये भी खारे पानी का झील है, ठीक है। दोस्तों लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है, तो ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील है। और लोकटक झील पर दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकटक झील पर स्थित है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो किस राज्य में है दोस्तों, मणिपुर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछे दोस्तों कि लोनार झील कहाँ है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार झील दोस्तों आपको कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार झील दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है, पुलिकट झील दोस्तों याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, सीमा पर स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों पूछेगा आपके सामने लोकटक झील, बुल्लर झील दोस्तों कहाँ है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील, याद रखिएगा। ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी का झील यानी मीठे पानी का झील, वो आपका सुप्रिय झील है। और भारत के सबसे बड़े ताजे पानी का झील यानी कि सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों, बुल्लर झील कहाँ है, तो बुल्लर झील आपका है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। डल झील दोस्तों कहाँ है, डल झील ये भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, डल झील, ठीक है, याद रखिएगा। और पूछेगा दोस्तों आपके सामने चिल्का झील ओडिशा हो गया, सांभर झील राजस्थान हो गया, लोकटक झील मणिपुर हो गया, ठीक है। लोकटक झील पे दोस्तों क्या है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। बुलर झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, लोनार झील महाराष्ट्र, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर स्थित है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट झील है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल 4 नंबर देखिएगा। 4 आपके सामने है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ स्थित है। ये आपका कर्नाटक में, कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, शिमोगा जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। अच्छा, शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों जोग या गरसोपा जलप्रपात, याद रखिएगा जोग या जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है ये किस कहाँ है, तो शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है, जो दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अगर पूछेगा दोस्तों कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तेलंगाना राजधानी क्या है दोस्तों, हैदराबाद है, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि पेरियार नदी दोस्तों कहाँ बहती है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी दोस्तों केरल में है, ठीक है। देखिए हुसैन सागर झील दोस्तों कहाँ है, वो आपका दोस्तों हैदराबाद में ही है, हुसैन सागर झील, ठीक है, याद रखिएगा। हुसैन सागर झील जो है ये आपका तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपको चार मीनार दोस्तों कहाँ है, चार मीनार वो भी दोस्तों हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है, वो भी दोस्तों आपका हैदराबाद में ही है, चार मीनार, ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना का स्थापना जो हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था,
ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखना। अच्छा, भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा? वो आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा आपका था? आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 5 नंबर, 5 आपके सामने है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों लियोन फ्रांस में है। ठीक है, लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस में दोस्तों किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का, UNESCO। अच्छा, इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में इसका स्थापना हुआ था इंटरपोल का। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। लियोन कहाँ पड़ता है? ये आपका फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये भी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? तो याद रखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। उससे पूछेगा आपके सामने कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो में टोटल कितना देश अभी शामिल है? इसमें टोटल 32 देश शामिल है, 32 देश शामिल है, 32 कंट्री शामिल है दोस्तों नाटो में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में ही है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स है में। अच्छा, ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है? तो ये बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम राजधानी दोस्तों आपका ब्रुसेल्स है। ठीक है, अच्छा, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका यूएनओ का, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितना देश शामिल है यूएनओ में? इसमें टोटल 193 देश शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपके सामने कि 193 जो देश शामिल हुआ था वो आपका दक्षिणी सूडान था। इसी की राजधानी दोस्तों जुआ होता है। क्या होता है? जुआ। दक्षिणी सूडान राजधानी क्या होता है? जुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें टोटल कितना देश शामिल है? 193 देश शामिल है यूएनओ में। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और न्यूयॉर्क दोस्तों याद रखिएगा ये आपका हडसन नदी किनारे स्थित है। हडसन नदी। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे दोस्तों आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ये है लियोन फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला 6 नंबर सवाल देखिए। 6 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। ठीक है, और दोस्तों पूछेगा आपके सामने कि महासागर कितने प्रकार के होते हैं? महासागर 5 प्रकार के होते हैं। महासागर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के महासागर होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और एक होता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, एक प्रशांत महासागर, आपका हिंद महासागर। एक आप लोग कमेंट बताइएगा कि एक और कौन सा महासागर है। ठीक है, 5 महासागर होते हैं, 4 महासागर यहाँ का नाम लिखा हुआ है। एक और कौन सा महासागर होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पे पूछा है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपका हिंद महासागर में दोस्तों। मेडागास्कर कहाँ है? मेडागास्कर दोस्तों ये भी हिंद महासागर में स्थित है।
ठीक है। मेडागास्कर है, ये भी आपका हिंद महासागर में ही स्थित है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दोस्तों, ये सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, ट्रेंच सबसे गहरा है, ये सबसे गहरा है, ठीक है, सबसे गहरा, ठीक है। यानी प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर कहाँ है? ये आपका हिंद महासागर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 7 नंबर। देखिए 7 आपके सामने कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो इनको जो फांसी दिया गया था 1931 में दिया गया था, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और एक आपके थे राजगुरु, इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। सैंडर्स की हत्या के लिए इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। अगर हम थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में बात करते हैं तो भगत सिंह दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे। नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे कब? तो 1926 में किए थे, ठीक है, 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे भगत सिंह ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपके सामने कि 1932 में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी और किसके बीच? गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसमें दोस्तों पूछेगा आपके सामने, क्या पूछ सकता है कि 1928 में दोस्तों क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आया था। नेहरू रिपोर्ट ये कब आया था? तो 1928 में ही आया था। 1929 में क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1928 में दो चीज याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के दोस्तों विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था लाठी चार्ज के दौरान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। 1931 में दोस्तों क्या हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल 8 नंबर। देखिए 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे क्या बात कर रहा है? स्वतंत्र भारत की बात कर, जब हमारा भारत आजाद हो गया था तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। क्या थी? इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
प्रथम महिला अध्यक्ष थे कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट की दो पत्रिका नाम याद रखिए दोस्तों, एक न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, एक आपका है कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद पूछेगा, ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यहीं पे आपको जोड़ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ठीक है, उसको दोस्तों पूछेगा दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, सरोजनी नायडू। याद रखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, जो यूपी की बनी थी मुख्यमंत्री, कहां की बनी थी? ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी प्रथम, और ये भी दोस्तों यूपी की ही बनी थी। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ भी नारा दिए थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि गरीबी हटाओ नारा कौन दिए थे? गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ नारा दिए थे इंदिरा गांधी ने। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिए थे। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 9 नंबर सवाल देखिए। 9 आपके सामने है कि कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए दी जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। कैंसर का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का जो अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओन्कोलॉजी। ठीक है, ओन्कोलॉजी है, ये कैंसर का अध्ययन है, ओन्कोलॉजी कहलाता है। और कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए दी जाती है? तो आपका कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखिएगा, 9 हो गया, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यानी सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, प्रकाश की चाल दोस्तों क्या होता है? ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, अच्छा, पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? पलायन वेग, ये भी ध्यान रखिएगा कि पलायन जो वेग होता है, पलायन वेग, यानी किसी वस्तु को जब हम इतना तेजी से ऊपर फेंकेंगे कि दोबारा वो वस्तु नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये पलायन वेग का मान होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये होता है प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हेलियोस्कोप से क्या होता है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए सूर्य जो होता है ये 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन, एक आपका हीलियम। जो आपका सन है, सूरज, ठीक है दोस्तों, सूरज जो आपका है, सूरज जो है
ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। आपको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से तत्व है। तो एक होगा आपका हाइड्रोजन, एक होगा दोस्तों आपका हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है ये 71% दोस्तों लगभग, ठीक है, और हीलियम जो है ये लगभग 26% पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो हमारा हाइड्रोजन एक होता है दोस्तों परमाणु बम, एक होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो सूर्य है यानी कि हमारा जो सन है, ठीक है, सन यानी कि सूरज, ठीक है, वो दो तत्व मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन हो गया आपका, एक हीलियम हो गया। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे कि बाकी जो है अन्य गैसें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर सवाल। देखिए 11 के सामने है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे शुरुआत की बात कर रहा है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा पूछेगा तो घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, भारत, सवाल आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था। तो घोषणा दोस्तों हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 6 अगस्त 1942 को दोस्तों क्या हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, और आपका 9 अगस्त 1942 को ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही किसके ऊपर, तो अमेरिका ने किसके ऊपर, तो अमेरिका ने जापान के ऊपर, ठीक है, जापान के ऊपर दोस्तों परमाणु बम छोड़ा था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, ठीक है। कहां छोड़ा था, हिरोशिमा पर छोड़ा था। दूसरा जो बम छोड़ा था 9 अगस्त 1945 को ये नागासाकी पर छोड़ा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिरोशिमा जो बम छोड़ा था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, LITTLE, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे जो बम छोड़ा था उस बम का नाम था फैट मैन, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही अमेरिका ने किसके ऊपर, तो जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को बम छोड़ा था, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका जो नेतृत्व मेन रूप से किए थे वो महात्मा गांधी ने किए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम था करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी ने दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 12 नंबर सवाल। 12 आपके सामने है कि शिमला समझौता ये 1972 में हुआ था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। यानी कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो दोस्तों इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा किए गए थे। उसमें पाकिस्तान के दोस्तों प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी दोस्तों उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। देखिए बांग्लादेश दोस्तों आजाद हुआ था, याद रखिएगा बांग्लादेश आजाद कब हुआ, तो बांग्लादेश दोस्तों आजाद हुआ, याद रखिएगा, ये 1971 को हुआ था, ठीक है। यानी जो बांग्लादेश था ये पहले क्या था दोस्तों, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, और जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है पहले दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। तो दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान से परेशान था, इसे दोस्तों बांग्लादेश अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश आजादी के लिए दोस्तों एक मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने दोस्तों बहुत बड़ा योगदान दिए थे, खास करके बांग्लादेश आजादी में। मुजीबुर रहमान दोस्तों जो कौन थे, वो जो मुजीबुर रहमान है, जो बांग्लादेश के वर्तमान में जो शेख हसीना है उनके पिता थे, ठीक है। शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों उनके पिता थे। किनके पिता थे, शेख मुजीबुर जो रहमान है वो पिता हुए किनके, तो आपके शेख हसीना के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। और आपको दोस्तों पता होगा कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, 1971 को हो गया था, ठीक है।
और उसमें भारत का भी बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश की आजादी के लिए। इसीलिए दोस्तों शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है। ये दोस्तों ताशकंद समझौता भी ध्यान रखिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद जो समझौता हुआ था ये आपका हुआ था 1966 में हुआ था। चूंकि आपको दोस्तों पता होगा कि 1965 में, ठीक है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। उसी के दौरान एक साल के बाद 1966 में ताशकंद शहर दोस्तों जो वर्तमान में कहां पड़ता है, ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और ताशकंद यानी पहले दोस्तों रूस में पड़ता था, ठीक है। उसी समय दोस्तों 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच यानी कि मामला को सुलझाने के लिए ताशकंद समझौता किया गया था 1966 में, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। और शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध ये 1962 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो के द्वारा किए गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1914 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 1947 में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता 1954 में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, बांग्लादेश दोस्तों इसकी राजधानी क्या होती है? तो ढाका होता है। और ढाका में किसका मुख्यालय है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में, ठीक है। और बांग्लादेश जो है ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है, यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश टोटल सीमा साझा करता है भारत के साथ। चलिए आगे देखेंगे अगला। देखिए 13 नंबर सवाल। 13 आपके सामने है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे यंग इंडिया की बात कर रहा है। अगर हम बात करेंगे न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? तो ये एनी बेसेंट की पत्रिका है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया तो जो है ये एनी बेसेंट की पत्रिका है न्यू इंडिया। और एक दोस्तों और है कॉमन व्हील है, ठीक है, कॉमन व्हील जो है ये आपकी एनी बेसेंट की है। और महात्मा गांधी दोस्तों याद रखिएगा, इनकी जो पत्रिका का नाम है यंग इंडिया हो गया। और बहुत सारे जैसे पूछेगा नवजीवन दोस्तों याद रखिएगा, नवजीवन, ठीक है दोस्तों। हरिजन, हरिजन भी दोस्तों याद रखिएगा, ये किनकी है? सब महात्मा गांधी की है। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम क्या है? केसरी और मराठा, ठीक है, ये दोस्तों आपका केसरी हो गया, एक आपका हो गया मराठा। ये पत्रिका का नाम है केसरी और मराठा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, इनका दोस्तों एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से, लोकमान्य। एक हो गया लोकनायक, तो लोकनायक को जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के पत्रिका का नाम याद रखिएगा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसको तो पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का भी स्थापना किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किए थे। नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को नव जागरण का पिता कहा जाता है। नव जागरण का पिता कैसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। सती प्रथा, ठीक है, इसमें अपने पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी दोस्तों आग में जलना पड़ता था।
सती प्रथा का अंत कर दिया गया था 1829 में। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला देखिए 14 नंबर सवाल। 14 आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को, सॉरी 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों उल्टा हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेते हैं। देखिए 23 दिसंबर को किसान दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, और 23 दिसंबर को जो किसान दिवस मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा दोस्तों आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे पूछेगा 1 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस, AI एड्स दिवस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 2 दिसंबर क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 4 दिसंबर को याद रखिएगा, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल 15 नंबर। 15 आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस राजधानी क्या होता है? पेरिस। और पेरिस में किसका मुख्यालय हम आपको बताए थे? यूनेस्को का मुख्यालय, UNESCO। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस जो है ये सीन नदी किनारे है। सीन नदी, याद रखिएगा। पेरिस के नदी किनारे है सीन नदी। कनाडा राजधानी क्या होता है? ओटावा। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय हमको बताए थे? नाटो। नाटो का मुख्यालय हो गया। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है, याद रखिएगा।
दोस्तों पूछेगा कि नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल कितना देश शामिल है, तो इसमें जो टोटल देश शामिल है 32 देश शामिल है। ठीक है, कितना देश शामिल है, 32 देश शामिल है दोस्तों आपका नाटो में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन डीसी दोस्तों किसका मुख्यालय है, तो IMF हो गया। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक आपका हो गया वर्ल्ड बैंक। ठीक है, WB वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी दोस्तों ये अमेरिका का राजधानी है और ये पोटोमेक नदी के किनारे है। पोटोमेक नदी के किनारे दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर सवाल। देखिए 16 के सामने है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत विघटन कहा जाता है, अपघटन नहीं विघटन। यानी पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत विघटन कहते हैं। देखिए अगला सवाल 17 नंबर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राज्यसभा दोस्तों अधिकतम कितना सीट हो सकता है, तो राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है। कितने हो सकती है, 250। लोकसभा में 500 कितना, तो 550 हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है और राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 80 में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का, आर्टिकल 81 में लोकसभा का। लोकसभा क्या दोस्तों के, ये निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, आपको बताए थे, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है किसको, तो आपका राज्यसभा को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा आपके सामने कि लोकसभा को विघटन किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपके सामने सवाल क्या पूछ सकता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल होनी चाहिए। सॉरी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, जैसे पूछ लेगा आपके सामने कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों जो बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 आपके सामने है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग इस्तेमाल किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल ने किया था। किसने किया था, राजेंद्र चोल। दोस्तों ये किस वंश का शासक है, तो राजेंद्र चोल जो है ये चोल वंश का शासक है। चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो चोल वंश का स्थापना किया था विजयालय। ठीक है, याद रखिएगा विजयालय ने चोल वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय दोस्तों याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो याद रखिएगा निकोलो। पूछेगा आपके सामने कि याद रखिएगा बारबोसा आया था दोस्तों। बारबोसा एक आपका बारबोसा आया था, बारबोसा एक आया था डोमिंगो पेज। यानी दोनों जो आया था ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय दोस्तों याद रखिएगा ये मेन रूप से विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो 1336 में किए थे। दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, दो भाई ने मिलकर, ठीक है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे। अच्छा, विजयनगर का पतन कब हो गया था, तो तालिकोटा के युद्ध में 1565 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा
तालिकोटा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था ये 1565 में हुआ था। और तालिकोटा के युद्ध के बाद क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, खात्मा हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। हम आपको अकबर के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, अकबर के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। तो अकबर के बीच हुआ था, याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके बीच, ये 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप हार गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछा था कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो राजेंद्र चोल ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है, यानी बंदरगाह वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो कजाकिस्तान दोस्तों, आपको पता होगा कि चारों तरफ दोस्तों क्या है, आपका देश ही है कजाकिस्तान का, यानी कि समुद्र नहीं है। कजाकिस्तान का राजधानी क्या होता है, अस्ताना। अस्ताना जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है, ढाका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। और अजरबैजान की राजधानी क्या होता है, बाकू। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा आपके सामने यहां से क्या पूछ सकता है कि बांग्लादेश दोस्तों भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, यहां आपको बताए थे। देखिए बांग्लादेश जो है भारत के साथ, यानी बांग्लादेश भारत के साथ, यानी भारत जो है बांग्लादेश के साथ पांच राज्य सटा हुआ है। ठीक है, यानी कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य हो गया, असम हो गया आपका। ठीक है, असम हो गया दोस्तों। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, एक आपका दोस्तों मिजोरम हो गया, एक आपका मेघालय हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और मेघालय 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, और ढाका में दोस्तों किसका मुख्यालय है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों बांग्लादेश राजधानी ढाका में। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर। 20 आपके सामने है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था, तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को दोस्तों गोली मार लिया था। ठीक है, यानी मुठभेड़ हुआ था 1931 में ही इसका देहांत हो गया था चंद्रशेखर आजाद का। 1931 में दोस्तों क्या कर लिए थे, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार लिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। भगत सिंह का आपको पता होगा, भगत सिंह को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था सैंडर्स की हत्या के लिए। ठीक है, खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी कब दिया गया था, तो 1908 में दिया गया था। ठीक है, यानी बहुत कम उम्र के थे खुदीराम बोस जिनको फांसी दे दिया गया था। यानी बहुत कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस थे जिनको फांसी 1908 में दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था, चंद्रशेखर आजाद। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। याद रखिए दोस्तों, ये संबंधित है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग से। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया और महाभियोग का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में ये महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा आपके सामने यहाँ पे वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है,
अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। देखिए 3 प्रकार के आपातकाल, कौन कौन सा? वित्तीय आपातकाल सबसे पहले तो आपका है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है, ये आपका आर्टिकल 352 में है। एक दूसरा राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 356। एक आपका है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 4A में किया गया है। और अगर अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य का, ठीक है। पहले कितने मौलिक कर्तव्य था? तो पहले दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य था। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो पहले दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिया गया है? तो इसको यूएसएसआर से लिया गया है, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम पूछेगा आपके सवाल आपके सामने क्या पूछ सकता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, पूछेगा आपके सामने कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, याद रखिएगा 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो आपका राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा दोस्तों यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा कि अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, ये राष्ट्रपति का है। उप राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो राष्ट्रपति के, देखिए राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या है? तो आर्टिकल 53 में है, ठीक, आर्टिकल 53 में क्या है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, उसी तरह से संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपका राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। आर्टिकल 54 में दोस्तों क्या है? तो आर्टिकल 54 में आपका निर्वाचक मंडल है, ठीक है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपके सामने कि आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ है, ठीक है, और आर्टिकल 61 में क्या है? तो महाभियोग की प्रक्रिया है। और आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखें। राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? आपका 35 साल होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 22 नंबर, देखिए 22 आपके सामने है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। कब किए थे? 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में क्या हुआ था दोस्तों? पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज लागू हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि राजस्थान के नागौर में सबसे पहले तो ग्राम पंचायत का जो उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। पूछेगा आपके सामने कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान
बनकर तैयार हो गया था। और संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान को बनने में दोस्तों कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। और दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को तो संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस। अच्छा, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को, किसने किया था? तो आपके किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए अगला सवाल, 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 आपके सामने है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 किसके तहत? रॉलेट एक्ट 1919 के तहत गांधी जी ने, ठीक है, उसके अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है, काला कानून। ठीक है, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को दोस्तों क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना दलील या फिर बिना वकील का भी कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट के दोस्तों विरोध में ही 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए थे, सत्यपाल और किचलू। कौन गिरफ्तार हो गए थे? सत्यपाल और किचलू क्या हो गए थे? आपका गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के बाद ही दोस्तों क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग में जो वहां पे उसी के विरोध में प्रदर्शन करने बैठे हुए थे और जनरल ओडायर ने दोस्तों गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। ठीक है, उसी समय दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था। ये दोस्तों मेन रूप से रॉलेट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 1919 में घटना याद रखिएगा दोस्तों, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी 1919 में ही हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 आपके सामने है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सेडॉन का युद्ध याद किया दोस्तों 1870 में हुआ था। देखिए ये सब युद्ध है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? क्रीमियन का युद्ध 1854 में था। ये डेट याद रखिए दोस्तों। प्रथम बाल्कन युद्ध कब हुआ था? 1912 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। और किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? तो सेडॉन का युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, अच्छा, जर्मनी राजधानी क्या होता है? बर्लिन होता है। क्या होता है? बर्लिन। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। इटली का राजधानी क्या होता है? रोम होता है। और रोम जो है, रोम ये आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 25 नंबर। हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेटर हिमालय का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेटर हिमालय। 25 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल 26 नंबर। 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ठीक है, देखिए मौद्रिक नीति का निर्धारण करना दोस्तों ये आरबीआई का कार्य है। करेंसी का मुद्रीकरण करना ये भी दोस्तों आरबीआई का कार्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है, रुपये के मूल्य का निर्धारण करना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछते रहता है आरबीआई का स्थापना। ठीक है, आरबीआई का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ
प्रथम गवर्नर पूछेगा, प्रथम गवर्नर। ऑसबोर्न स्मिथ जो थे ये प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के प्रथम? सीडी देशमुख। सीडी जे देशमुख जो है ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो है वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग 27 नंबर। देखिए 27 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, ठीक है, केटू है। केटू जो है ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है 8611 मीटर, ठीक है। माउंट आबू दोस्तों कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में दोस्तों आपका माउंट आबू है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8848, यानी 50 आप कर सकते हैं दोस्तों, 8850 यानी 48 भी देता है किसी किसी में, किसी किसी में 50 भी देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ है, याद रखिए दोस्तों, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में कंचनजंगा है। ये भी दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों कंचनजंगा का, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर, ठीक है, 8586 मीटर ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है 8586 मीटर, ठीक है, लगभग दोस्तों किसके है, इसका है दोस्तों, ठीक है, केटू की ऊंचाई के बराबर है लगभग, कौन, कंचनजंगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। दोस्तों भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर है केटू। इसको दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अरावली, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये भी ध्यान रखिएगा, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार क्या दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राजधानी क्या होता है अंडमान निकोबार का, तो पोर्ट ब्लेयर होता है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला आपके सामने 28 नंबर, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था सब देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक हुआ था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 2-3 साल गैप था, ठीक है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1974 से 1979, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ नारा दिए गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस
लनोविस, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसमें पूछेगा आपके सामने कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, तो 1980 से 1985 तक हुआ था। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक हुआ था। ठीक है, और आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से, ठीक है, 1997 तक हुआ था, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1997 से 2002, ठीक है, इसका टाइम है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 है। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017। ये आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये दोस्तों आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देख रहे होंगे 1969 से 1974 है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल का था, आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें 4 साल का है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ नारा दिए थे इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों एक कथन है। कथन क्या है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। किसने कहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा। और आर्टिकल 32 में है क्या, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आपका आर्टिकल 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 संविधान का आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं किनके बारे में, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ज्योतिबा फुले दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने क्या किए थे, तो याद रखिएगा सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज कब किए थे, 1873 में किए थे। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है, गुलामगिरी है। गुलामगिरी दोस्तों ज्योतिबा फुले के पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहे थे। ठीक है, याद रखिएगा 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे बी.डी. सावरकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 30 नंबर सवाल। 30 आपके सामने है कि 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था, क्या था, तो लोकतंत्र बचाओ। क्या नारा था, लोकतंत्र बचाओ का नारा था। गरीबी हटाओ नारा कौन दिए थे, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। ठीक है, इसी के दौरान दोस्तों गरीबी हटाओ नारा दिए गए थे, किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। तो हरित क्रांति दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, 1966-67 में घटना हुआ था हरित क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा हरित क्रांति जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है। ठीक है, डॉक्टर बोरलॉग है, ये हरित क्रांति के जनक है। और भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, ठीक है, याद किया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस
स्वामी नाथन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में हरित क्रांति जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति जनक है। श्वेत क्रांति जनक कौन है दोस्तों? श्वेत क्रांति के जो जनक है याद रखिएगा वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात क्या कर सकते हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है, और हरित क्रांति का उत्पादन दोस्तों किससे है? खाद्य उत्पादन से है, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा हरित क्रांति में क्या उत्पादन किया गया था? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया गया था हरित क्रांति में, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल, 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 आपके सामने है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको बता देते हैं राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 80 में किया गया है राज्यसभा का उल्लेख। और राज्यसभा दोस्तों क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपके पास 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 110 में किया गया है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। वित्त विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 117 में किया गया है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 280 में किया गया है, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। चलिए राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। देखिए 32 नंबर, 32 है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो 84 सीटें आरक्षित है, किसके लिए? तो अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है याद रखिएगा, लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 81 में किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। लोकसभा क्या है दोस्तों? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या दोस्तों 550 हो सकती है, अधिकतम सीटों की संख्या 550, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 84, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। देखिए वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा आपके सामने, देखिए कौन कौन सा सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहीं पे दोस्तों देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है? तो समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा दोस्तों आपको क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण
के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 से 24 क्या है आपका, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23-24 में है। अगर चौथा पूछेगा, चौथा क्या है आपके सामने, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है आपका, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 तक है, ठीक है। और आर्टिकल 31 में दोस्तों क्या था, आर्टिकल 31 में था, ठीक है, याद रखिएगा, था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार था जिसको हटाया गया है, ठीक है, याद रखिए, मतलब इसमें नहीं कर सकते हैं। संपत्ति का जो अधिकार था वो आर्टिकल 31 में था, ठीक है। और दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब इसको डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया दोस्तों, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों आपका संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 में है, ठीक है। दोस्तों एक और है, छठा आपके कौन सा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 32 में है, ठीक है, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये दोस्तों आपका 6 मौलिक अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकार को, और भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। और इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल कहां से कहां तक, तो आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 34 नंबर, 34 है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, किस चीज में, तो सरकार क्या कर रही है उसके लिए अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। सूचना का जो अधिकार है इसको 2005 में पारित किया गया था। 2005 में क्या गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई क्या बोलते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 में इसको पारित किया गया था। और सूचना का अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है सरकार क्या कर रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला 35 नंबर, 35 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला दोस्तों क्या है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, बल्कि समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस, ये सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। बायोगैस दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को मीथेन गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, मीथेन। इसी को दोस्तों गोबर गैस बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, CH4 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोयला कितने प्रकार का होती है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला दोस्तों पीट कोयला है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे देखेंगे अगला सवाल 36 नंबर। 36 आपके सामने है कि कोंकण तट निम्न में किनके बीच स्थित है दोस्तों? तो गोवा तथा दमन के बीच स्थित है कोंकण तट, ठीक है। तमिलनाडु और उड़ीसा के बीच कौन सी तट है? तो कोरोमंडल तट है, ठीक है। याद रखिएगा, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तो कौन सा तट फैला हुआ है? कोरोमंडल तट फैला हुआ है। कहां से कहां तक? तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। गोवा से दमन तक कौन सा है? तो कोंकण तट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए गोवा में दोस्तों एक भाषा बोली जाती है कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा दोस्तों आपको पता ही होगा, गोवा में बोली जाती है। देखिए हमको बताया था दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, एक नमक हो गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो भाषा जोड़ी गई थी, जो कोंकणी जो भाषा है ये मेन रूप से गोवा का है, ठीक है। गोवा का दोस्तों स्थापना कब हुआ था राज्य के रूप में? तो 1987 में गोवा का स्थापना किया गया था राज्य के रूप में, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था उड़ीसा का स्थापना। ये आपको ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। कलिंग जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम है, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। कोंकण तट में से किनके बीच स्थित है? गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। ये आपको ध्यान रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग 37 नंबर। देखिए 37 आपके सामने है कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों झूम कृषि की जाती है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों क्या की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। सवाल दोस्तों पूछेगा आपके सामने कि जो झूम कृषि दोस्तों ये पर्यावरण में प्रदूषण होता है। झूम कृषि दोस्तों पहाड़ के लोग, जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं, जंगल के दोस्तों काट कर क्या करते हैं? आग लगाकर दोस्तों 2-3 साल तक खेती करते हैं। उसी तरह से झूम कृषि जो की जाती है ये उत्तर पूर्वी भारत के लोग करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो झूम कृषि दोस्तों क्या है? ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, झूम कृषि। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर। 38 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो नांगल है, दुर्गापुर भी है दोस्तों और बरौनी भी है, लेकिन कामरूप नहीं है। कामरूप दोस्तों ये असम का पुराना नाम है। कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है, कामरूप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा दुर्गापुर दोस्तों स्टील प्लांट कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई दोस्तों कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट, यानी भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये उड़ीसा में है, ठीक है। और आपका दोस्तों कहाँ है? ये दुर्गापुर हो गया दोस्तों, एक आपका दोस्तों भिलाई हो गया, एक आपका राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, एक आपका दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट है जो झारखंड में है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। वो भी दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग 39 नंबर सवाल। देखिए 39 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी न्यायपालिका को जाना जाता है। प्रथम जो है देखिए सरकार के पहला माना जाता है विधायिका को, दूसरा अंग है कार्यपालिका, तीसरा जो अंग है न्यायपालिका है, चौथा जो माना जाता है वो प्रेस को माना जाता है, प्रेस, ठीक है। प्रेस को, जो न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं वो चौथा स्तंभ माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सरकार का तीसरा जो अंग है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय है। सरकार का पहला अंग दोस्तों क्या है? विधायिका है, पहला अंग, पहला क्या है? विधायिका। दूसरा दोस्तों क्या है? कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरा जो आपका है वो न्यायपालिका, उसी को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, न्यायपालिका। और चौथा क्या है आपका? प्रेस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। सरकार का तीसरा अंग क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। चुनाव आयोग का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ। जिससे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया है ये आर्टिकल 315 में किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 आपके सामने है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों इनका जो एक पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। या वो ध्यान रखिए दोस्तों, कब से कब तक रहे हैं, तो 1950 से 1962 तक रहे हैं दोस्तों। और 1962 में ही इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं, जीरादेई नामक गांव से रहने वाले दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, इनको इनका पुस्तक का नाम याद है, गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि जो पुस्तक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों याद रखिए, इनको 1913 में क्या दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है, साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड से नाराज होकर सर की उपाधि लौटा दिए थे अंग्रेजों को, सर की उपाधि लौटा दिए थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों राष्ट्रपिता कहे थे किनको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं कहे थे, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी नारा कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किनकी पुस्तक है, तो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 में 1962 तक, उसको 1962 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा। और पूछिएगा आपके सामने कि क्या पूछ सकता है दोस्तों कि 1938 याद रखिए दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, हरिपुरा, एक आपका था त्रिपुरी, ये दोनों आपको ध्यान रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता ये 1938 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे, जो 1939 में हुआ था, ठीक है। 1936 में दोस्तों याद रखिएगा, 1936 में लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और 1937 के फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 आपके सामने है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाती है, कौन सी नदी है, तो दोस्तों याद रखिए कावेरी को, ठीक है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। या आपको ध्यान रखिए दोस्तों। कृष्णा नदी दोस्तों कौन सा बांध है कृष्णा नदी पर, तो अलमाटी बांध है, याद रखिएगा। अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर है, अलमाटी बांध आपका एक कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। ये दोस्तों कहां बहती है मेन रूप से, कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णराज सागर बांध दोस्तों कावेरी नदी पर है, कृष्णराज ये आपका कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध। महानदी पर दोस्तों कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। और हीराकुंड बांध दोस्तों किस राज्य में है, तो ये आपका ओडिशा में है, ठीक है, हीराकुंड बांध, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी हो गया, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, ये दोस्तों निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के तिरमकम की पहाड़ी से निकलती गोदावरी नदी। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है दोस्तों। वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, ये आपका गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना। चलिए आगे देखेंगे अगला 42 नंबर देखिए। 42 आपके सामने है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है दोस्तों, चिन्ह चुनाव आयोग करता है, ठीक है। यानी राजनीतिक दल को जो चिन्ह वितरित करता है, चिन्ह, ठीक है, वो कौन करता है, चुनाव आयोग। इसका स्थापना कब हुआ था,
25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संसद का दोस्तों उल्लेख इसमें कहाँ किया गया है, तो 79 में, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हम लोग 43 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 43 आपके सामने है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद को दोस्तों लिखा गया था। क्या, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन दोस्तों किनके जीवन पर आधारित है, तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 44 नंबर सवाल देखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ठीक है, कौन था दोस्तों, याद रखिएगा अल-ब्रूनी था। अल-ब्रूनी जो था ये क्या था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। दोस्तों पुराणों संख्या कितनी है, याद रखिए दोस्तों, पुराणों वर्तमान पुराण है 18 पुराण है। कितने पुराण है, 18 है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। वेदांग दोस्तों कितने हैं, वेदांग आपका 6 है। ठीक है यार, 6 वेदांग है। और उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद दोस्तों 108 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 108 उपनिषद है, 6 वेदांग है। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण 6 वेदांग है। वेद 4 है, कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अबुल फजल दोस्तों क्या किए थे, अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अल-ब्रूनी दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था, तो महमूद गजनी के समय दोस्तों भारत आया था। कब आया था, तो 1017 में ईस्वी में भारत आया था अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी की पुस्तक का क्या नाम है, किताब उल हिंद, या तहकीक हिंद, इसी की पुस्तक का नाम है अल-ब्रूनी। ठीक है, ये ख्वारिज्म से आया था। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है अल-ब्रूनी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। दारा सिकोह दोस्तों किसका भाई है, दारा सिकोह दोस्तों अकबर का भाई है। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर का भाई कौन हुआ, दारा सिकोह। ठीक है दोस्तों, दारा सिकोह को हत्या कर दिया था कौन, सॉरी अकबर कहते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब का भाई कौन हुआ, दारा सिकोह, और औरंगजेब ने दारा सिकोह का भी हत्या कर दिया था अपने गद्दी पर बैठने के लिए, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने क्या किया था, अकबरनामा लिखा था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अल-ब्रूनी था। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला 45 नंबर सवाल देखिएगा। 45 आपके सामने है कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, 1905 में किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन हुए दोस्तों, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, देखिए अगला सवाल 46 नंबर। 46, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। वेदांग 6 कौन कौन सा, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण। ठीक है, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण दोस्तों क्या है, तो 6 आपका है। ठीक है, वेदांग, वेद 4 वेदांग 6। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते को लिया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। एक दोस्तों आपका है वायु पुराण, एक आपका दोस्तों विष्णु पुराण। ठीक है, तो विष्णु पुराण में ही मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है दोस्तों, और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 47 नंबर। 47 आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। ये आपका नागपुर में है। कहाँ है,
नागपुर में। दोस्तों जयपुर क्या है, पिंक सिटी जयपुर कहा जाता है। जयपुर को किसने बसाया था, तो सवाई जयसिंह प्रताप ने बसाया था, ठीक है, सवाई जयसिंह प्रताप जयपुर को बसाया था दोस्तों। देहरादून दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां है, नागपुर। देखिए 48 नंबर, शैलकृत मंदिर है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, या फिर कैलाश मंदिर एलोरा, या फिर कंदरिया मंदिर महादेव खजुराहो, या फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है। ये आपको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कैलाश मंदिर एलोरा दोस्तों क्या है, ये शैलकृत मंदिर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैलाश मंदिर एलोरा दोस्तों कहाँ है, एलोरा में है, ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ है, ये तंजावुर में दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों कहाँ है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर में है। ये लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ययाति केसरी ने करवाया था। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर दोस्तों किसकी राजधानी है, ये ओडिशा राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 50 नंबर सवाल, सॉरी 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमेलित विकल्प को चुने, यानी गलत। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो राजधानी होता है दोस्तों वो कैनबरा होता है, ये दोस्तों सही है। या दोस्तों सभी तो सही है, ठीक है। क्या होता है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया राजधानी दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर पूछेगा आपके सामने, देख रहे होंगे दोस्तों सभी क्या है, सही ही है। यहाँ पे विमेलित खोज रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों कि मालिक राजधानी क्या होता है, बमाको होता है दोस्तों। बुरुंडी राजधानी क्या होता है, बुजुम्बारा, भी दोस्तों सही है। क्या होता है दोस्तों, नुसंतारा। आपको पता है दोस्तों कि इंडोनेशिया राजधानी जो है जकार्ता, ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द समुद्र में डूबने वाला है, जिसकी वजह से जो इंडोनेशिया राजधानी है दोस्तों नुसंतारा पे शिफ्ट करने की हो रहा है, तो इसकी राजधानी क्या है, नुसंतारा। और ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है, कैनबरा। दोस्तों इसमें सभी क्या है दोस्तों, सही है, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई डाल दीजिएगा। सभी दोस्तों क्या है, सभी सत्य है, सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी क्या है दोस्तों, सत्य है। चलिए 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 50 नंबर सवाल। 50 आपके सामने है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों तवांग मठ, ठीक है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था सिक्किम का स्थापना, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है, याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर गठन वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठन हुआ था, या वो ध्यान रखें। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप हो गया, ठीक है। तो प्रसिद्ध तवांग मठ, और दोस्तों असम में एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या माता मंदिर, दोस्तों ये असम में ही है, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, 51 नंबर सवाल। 51 आपके सामने है कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, क्या पैदा करता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ध्वनि तरंगे पैदा करता है, या प्रकाश किरणें पैदा करता है, या फिर उष्मा तरंगे पैदा करता है, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र, 51 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 52 नंबर सवाल। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा दोस्तों, ठीक है। या देखिए दोस्तों न्यूटन ने या देखिए गैलीलियो ने किसका खोज किए थे, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। देखिए 53 नंबर सवाल। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग जो उत्पन्न होता है वो जीवाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा, जीवाणु। जीवाणु का दोस्तों क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी जो है ये जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, या ध्यान रखिएगा। और शैवाल का अध्ययन फैकोलॉजी।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 54 नंबर सवाल देखिएगा। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का संकेत क्या दोस्तों? N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा दोस्तों क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन हो गया आपका 21%, ठीक है। आर्गन दोस्तों 0.93% पाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। सोडियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। कार्बन के कितने प्रूफ होते हैं? कार्बन के 2 प्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कैल्शियम होता है, ठीक है। देखिए 55 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है। देखिए 55 आपके सामने है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? आपको बताया था दोस्तों ये नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि ये नर्मदा नदी और सो नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सो नदी और आपका नर्मदा नदी, ये जो दोनों नदी है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, कहाँ जा गिरती है दोस्तों? ये अरब सागर में जा गिरती है, ठीक है। कौन सी नदी? ताप्ती और नर्मदा। और माही नदी दोस्तों याद रखिएगा ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर है? आपका नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने टोटल 55 प्रश्नों डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।